पॉलिटी, डॉट्स कहीं और है, टॉपिक कुछ और है, और कनेक्ट कैसे और करोगे। अब हम करेंगे इतना गंदा ट्रैफिक था भाई आज। रिलेशनशिप, ये हम डील करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 256 टू 263 में पहले 256 देखते हैं। बहुत सिंपल है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट तुमने सुना हुआ था लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था ये लिखा हुआ क्या है। ओके, इट इज सेड दैट द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन, इसमें क्या लिखा हुआ है, executive power of every state shall be so exercised to ensure compliance with parliamentary laws and any existing laws which apply in that state। बहुत सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपल है। देखो ये हम यूनियन एंड स्टेट का रिलेशनशिप है ना, सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप है। तो व्हेन आई एम सेइंग सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप, इट्स लाइक दिस। तो अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ है, ओके, तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताया था लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में, तो आर्टिकल 245 में था कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑल ओवर इंडिया। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑल ओवर इंडिया है और वो किसी स्टेट पर एप्लीकेबल है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कि वो कुछ भी ऐसा ना करे, ओके, जो कि इस पार्लियामेंट्री लॉ को स्टेट पर यूज होने से मना कर दे। हाउ सिंपल कैन दैट बी। तो स्टेट की ड्यूटी है कि इट, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है, दैट द एग्जीक्यूटिव पावर इज कोएक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर। मतलब क्या सर? मतलब ये कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, हमने ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बनाई थी, लेकिन वो तो लेजिस्लेटिव पावर्स की थी। एग्जीक्यूटिव की डिवीजन क्यों नहीं की? करने की जरूरत ही नहीं। करने की इसलिए जरूरत नहीं बिकॉज द एग्जीक्यूटिव विल बी कोएक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर। तो जब स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उनकी कितना बड़ा गड्ढा है पार्लियामेंट्री लॉ के कंप्लायंस में वो किसी तरह की बाधा ना बने, धंस जा रहा है, वो उल्टा उसको हेल्प करे कंप्लाई करने में। तो सस्पेंशन ही बर्बाद हो जाएगा। डज नॉट कोऑपरेट, इट विल बी वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 256। ओके, तो स्टेट की जिम्मेदारी, इनफैक्ट ड्यूटी है, जिम्मेदारी से भी ज्यादा इट इज द ड्यूटी दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो भी पार्लियामेंट्री लॉ स्टेट पर एप्लीकेबल है उसकी फॉलोइंग में स्टेट एग्जीक्यूटिव वही करे ताकि द कंप्लायंस टेक्स प्लेस। नाउ मैं बिना नाम लिए कुछ स्टेट का नाम ले रहा हूं और किसी चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहा हूं, यू नो, यू वेरी स्मार्ट पीपल, ओके। तो वो जो चीफ मिनिस्टर है, ओके, वो ड्यूरिंग इलेक्शंस और बाद में भी, ओके, इज नॉट ओबेइंग विद द पार्लियामेंट्री लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम इंटेलिजेंट लोग हो। तो इन अ वे देयर इज अ चांस कि वो जो चीफ मिनिस्टर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट के लॉ को नहीं ओबे कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 256 को वायलेट। तो तुम न्यूज में देखते जा रहे हो, ओके। तो वो जो चीफ मिनिस्टर है वो इज प्लेइंग और रादर कमिंग वेरी क्लोज टू वायोलेटिंग आर्टिकल 256 बिकॉज इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू डू सो। ओके, सो तुम बाकी इंटेलिजेंट हो, यू कैन ऑलवेज मैच द करंट अफेयर्स। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात है, द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। तो मैंने क्या बोला? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट। अब इसको मैं, अगर मैं पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ दूं ना तो मैं एक वर्ड भी नहीं समझ में आएगा। ओके, मैं तुम्हें एक ही बार में इसका एसेंस समझा देता हूं कि जो यूनियन है ना माय फ्रेंड्स, उसका काम है नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेशन में, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेशनशिप में, ओके, स्टेट को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना। कैसे? सपोज यूनियन चाहता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव चाहता है कि डियर स्टेट, मिलिट्री, दैट इज एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के रिलेशनशिप में कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा तुमको अवेलेबल कराना है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अवेलेबल कराए। सही। यूनियन एग्जीक्यूटिव चाहता है कि कोई हाईवे, नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो जाए, तो भाई होगा। कोई भी वाटरवे, नेशनल वाटरवे डिक्लेयर हो जाए, होगा। ओके, यूनियन कैन ऑल्सो गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट कि डियर स्टेट ऐसे करो, एंश्योर दैट द रेलवेज, ओके, इन दैट स्टेट बी प्रोटेक्टेड। तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, नेशनल हाईवेज हो, नेशनल वाटरवेज हो, रेलवेज हो, तो आर्टिकल 257 सेज
there shall be the control of the union over the states in certain cases. कौन सा cases? National cases. Okay, military, navy, air force के means of communication, national highways, national waterways, as well as railways. Okay, so with relationship to railways also, it is the power of the union to control the states or to give directions to the state with regard to executive powers. Next, भाई तुमने बोल तो दिया सर, ये तो अच्छी बात है, अब बोले जा रहे 256 भी 257 भी, ओके, तो 256 में भी यूनियन एग्जीक्यूटिव डोमिनेट कर रहा है, 257 में भी यूनियन एग्जीक्यूटिव, करोगे कैसे? हाउ विल यू कंट्रोल द स्टेट? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वी हैव द गवर्नर. सो आर्टिकल 256 यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एंड आर्टिकल 257 की यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट कैसे यूज होगी? इट विल बी यूज्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. ये लिखा हुआ है आर्टिकल 258 में. Power of the union to confer powers etc. on the states in certain cases. So जो कुछ भी लिखा हुआ है, president में with the consent of the governor of the state entrust either conditionally or unconditionally to that government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the union extends. तो अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव कुछ करवाना चाहता है इन द स्टेट तो वो करवाएगा किसको? थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. इसीलिए अगर तुम्हें गवर्नर वाला टॉपिक याद है तो हम लोग पहले इस बात पे बड़ा डिस्कशन होता था कि इज द गवर्नर द एजेंट ऑफ द यूनियन. भाई एजेंट ऑफ द यूनियन है या नहीं है, बट इट इज सर्टेनली द चैनल, इट इज सर्टेनली द ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. ओके, वो एजेंट ऑफ द यूनियन एटसेट्रा तो sarcastically बोला जाता है, बट इट इज अ वेरी क्रूशियल ऑफिस. अदरवाइज द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव. अब बड़ी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है. आर्टिकल 261 इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. देखो तुम्हें पता भी नहीं था, ये ज्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं था ऐसा आर्टिकल है, और इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आर्टिकल नहीं ना माय फ्रेंड तो कल इंडिया नहीं. यस, इंडिया, यू नो, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े आर्टिकल से ही इंडिया टिका हुआ है. छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से या आर्टिकल से भी इंडिया टिका हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी. इसमें क्या बोला है? पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अब क्या मैं बोल रहा हूँ? सुबह मैं इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ, ओके, तो मैं दिल्ली में एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाता हूँ, ओके, या फिर मैं कोई जुडिशियल कोर्ट ऑर्डर लेकर आता हूँ या कोई पब्लिक रिकॉर्ड लेकर आता हूँ. क्या मुझे महाराष्ट्र में दोबारा उसको प्रूव करना पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र ये बोल सकता है कि हम नहीं मानते यार, दिल्ली तो पता नहीं कहाँ तुम्हारा स्टेट? आर्टिकल 261 ना. द मोमेंट इट हैपेंस लाइक दिस, तुम्हें मालूम है इंडिया में फेडरलिज्म की स्पिरिट ही चली जाएगी. द फेडरलिज्म की स्पिरिट किस बेस पे पॉइंट है? दैट कोई भी पब्लिक एक्ट हो, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड हो, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, उन तीनों को फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी दिया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑफ एवरी स्टेट. तो तुम वरना एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफत में आ जाए, नहीं जी कर्नाटक बोले मैं नहीं मानता महाराष्ट्र का कोई पब्लिक एक्ट होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तुम्हारा कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, हम उसे ओबे नहीं करेंगे, तुम्हारा हमारा नहीं चलने वाला, ऑर्डर दिया ये तुम्हारा हमारा नहीं चलने वाला. व्हाई? बिकॉज़ इंडिया इज अ फेडरलिज्म. सो इंडिया इज अ फेडरेशन. ऑल्दो इसको क्वासी फेडरेशन दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन इंडिया इज अ फेडरेशन. तो सिंस इंडिया इज अ फेडरेशन, इट इज अ ड्यूटी कि हम लोग फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी दे एक दूसरे के पब्लिक एक्ट्स पे, पब्लिक रिकॉर्ड्स में, एज वेल एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में. वरना इंडिया की फेडरल स्पिरिट ही गई. डू यू रियलाइज? हम लोग को ऐसा लगता भी नहीं. सो इफ यू नोटिस ओवर दिस, फाइनल जजमेंट्स और ऑर्डर्स डिलीवर्ड और पास बाय द सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया shall be capable of execution anywhere within that territory. This is such a beautiful thing that हम लोग को लगता है कि हम लोग ना बड़े बड़े आर्टिकल्स के बेसिस पे इंडिया टिका हुआ है. अगर मैं ये फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी ना करूँ ना, देखो ये फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी, तुम पैसा लेकर जाके अफ्रीका में जाके कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, ओके, या यूरोपियन किसी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर देते हो, या कहीं भी कर देते हो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मेरी गवर्नमेंट उस बात का कोई कंट्रोल नहीं कर सकती. भाई मैं कोशिश करूंगा, तुमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, मुझे नहीं पता कहाँ तुमने पैसा कंट्रोल कर लिया, मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है. लेकिन इंडिया में एब्सोल्युटली सेफ, तुम जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, तुम्हारे जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जो पावर ऑफ अटॉर्नीज है, जो फाइनल जजमेंट्स है, फाइनल डिक्रीज है, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट है, पूरे इंडिया में एक साथ
एक टाइम पर you can be enforceable. We will give you full faith and credibility with regards to all public acts, public records and judicial proceedings. यही है हमारी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं होता माय फ्रेंड्स, फेडरलिज्म स्पिरिट ही नहीं होती, फेडरलिज्म एक्शंस में भी होता है। तुम्हें वरना मुझे क्या सिर्फ शॉर्ट नोट थोड़ा फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज दैट कॉमन थ्रेड जो इंडिया को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। आर्टिकल 261 में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ सकता है दैट इट इज द वन व्हिच इज गिविंग यू द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म द ट्रूएस्ट सेंस। अब एक अजीब सी बात हुआ है, मालूम है क्या हुआ, इंडिया जब बना तो इंडिया तो एक बड़ा सा ह्यूज सी कंट्री थी, ओके, तो हम लोगों ने उसको स्टेट्स में डिवाइड किया। बहुत सारे तरीके से हमने डिवाइड करने का सोचा था, बट तुम्हें मैंने एक बार मैंने फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में बताया था कि हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1950